वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक गैस लेज़र की स्टडी करेंगे जिसे हीलियम नियॉन गैस लेज़र कहते हैं। इस हीलियम नियॉन गैस लेज़र का आविष्कार अली जावन ने 1961 में किया। इस गैस लेज़र से पहले एक ठोस अवस्था लेज़र रूबी लेज़र का निर्माण मेमन ने किया था। उस ठोस अवस्था लेज़र की एक मुख्य कमी यह थी कि उसकी दक्षता कम थी, क्योंकि जो उसमें जो सोर्स काम में ले रहे थे हम, जो रूबी क्रिस्टल, वह ठोस अवस्था में था। इसलिए ऊर्जा का अधिकांश भाग उसमें जालक की उसमें ऊर्जा के रूप में काम में आ जाता है। इसलिए दक्षता की कमी के कारण अनवरत लेज़र प्रकाश प्राप्त उससे नहीं किया जा सकता। तो ठोस क्रिस्टल लेज़र की जगह एक गैस के मिश्रण का उपयोग अली जावन ने किया, जिसके लिए एक लंबी और पतली कांच की नली में 10:1 में हीलियम और नियॉन गैस का क्रमशः मिश्रण भरा गया। इस नली की लंबाई 40 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है वो 2 mm था, और इसके अंदर जो दाब रखा गया वह पारे का 1 mm या 1 टोर दाब उसमें रखा गया। अगर इसकी संरचना की हम बात करें तो देखिए, ये इसकी संरचना है। नली के दोनों सिरों पर 2 ब्रूस्टर कोण पर रखी हुई समतल कांच की प्लेटें ए और A' रखी हुई है। ये A और यहाँ दूसरी A' इस पे रखी हुई है। ब्रूस्टर कोण पे रखने का इसका बेनिफिट यह होगा कि पास इन A और A' से पारगमित होगा तो यह प्रकाश क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। लेज़र प्रकाश ध्रुवित अगर हो तो वो उच्च कला संबंधता उसमें रहती है। और इन कांच की प्लेटों A और A' जो पूर्ण पारदर्शी है, और इसलिए इन्हें बोरोसिलिकेट का बनाया जाता है क्योंकि ये उच्च पारदर्शी होते हैं। और हीलियम नियॉन गैस जिस विसर्जन नलिका में भरा होता है वह पायरेक्स कांच की बनी होती है, तथा A और A' के दूसरे सिरों पर दर्पण M1 और M2 रखे होते हैं, जिनमें तय परावर्तक, और M2 जो दर्पण है वह अल्प पारदर्शी होता है, जिसमें से हमें उच्च कला संबंध लेज़र पुंज है वो प्राप्त होता है। और इस विसर्जन नलिका के ऊपर उच्च रेडियो आवर्ती स्रोत लगाया जाता है, ताकि जिससे हीलियम नियॉन गैस के मिश्रण को उत्तेजित करने के लिए विद्युत विसर्जन उस नली में करवाया जा सके। बात करें ऊर्जा स्तरों की तो देखिए, हीलियम के जो ऊर्जा स्तर हैं वह नियॉन के ऊर्जा स्तरों के क्या हैं, पास में हैं। जैसे हीलियम का ऊर्जा स्तर F2 और F3 ये मित स्थायी ऊर्जा स्तर हैं। यह नियॉन के ऊर्जा स्तर E4 और E6 के समान ऊर्जा के स्तर होते हैं। विसर्जन नलिका में रेडियो आवर्ती स्रोत से उच्च विभवांतर लगाने पर विद्युत विसर्जन प्राप्त होता है, जिससे गैसों के मिश्रण में गतिशील इलेक्ट्रॉन हीलियम के परमाणु को क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, जिससे हीलियम जो होते हैं वह अपने मित स्थायी स्तर F2 और F3 में पहुँचे जाता है। और ये जो हीलियम परमाणु होते हैं, उत्तेजित हीलियम परमाणु, यह नियॉन परमाणुओं को उत्तेजित करके इन्हें E4 क्रमशः और E6 ऊर्जा स्तरों तक ले आते हैं, और ये ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, मित स्थायी होते हैं। हीलियम परमाणु का मित स्थायी ऊर्जा स्तर में जीवन काल जो है वो बहुत अधिक होता है, और इसका बेनिफिट यह होगा
कि यह ज़्यादा से ज़्यादा नियोन गैस के परमाणुओं को E4 और E6 मित स्थायी ऊर्जा स्तरों में लाएंगे, जिससे जनसंख्या प्रतिलोमन की जो स्थिति है वह लेज़र के लिए उत्पन्न हो जाएगी। और E6 और से जो परमाणु है वह उद्दीपित उत्सर्जन करके E3 और E5 स्तरों में संक्रमण करते हैं, जिससे E5 में संक्रमण से 33,900 एंगस्ट्रोम और E6 मित स्थायी स्तर से E3 में उद्दीपित उत्सर्जन के संक्रमण से 6,328 एंगस्ट्रोम का प्रकाश हमें प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, 33,900 एंगस्ट्रोम का जो प्रकाश है वह दृश्य प्रकाश नहीं है, इसलिए यह काम का नहीं है क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देगा। जबकि 6,328 एंगस्ट्रोम का जो प्रकाश है यह दृश्य प्रकाश होता है लाल रंग का। तो हीलियम नियॉन लेज़र से लाल रंग की प्रकाश पुंज हमें प्राप्त होगा। E4 से भी एक संक्रमण होता है उद्दीपित उत्सर्जन के लिए, वो 11,500 एंगस्ट्रोम का है। अब वही स्थिति कि 11,500 एंगस्ट्रोम और 33,900 एंगस्ट्रोम का प्रकाश दृश्य नहीं होता, इसलिए यह लेज़र पुंज का प्रकाश नहीं है। और इसके पश्चात E3 लेवल से जो परमाणु हैं वह स्वतः उत्सर्जन 6,000 एंगस्ट्रोम का उत्सर्जन करके E2 लेवल में आते हैं और E2 ऊर्जा स्तर से टक्करों से इन परमाणुओं को अपनी ऊर्जा को ये खो देते हैं, जिससे ये अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौट आते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि 6,300 एंगस्ट्रोम के लाल रंग के जो विकिरण हैं वह दृश्य प्रकाश रेंज में होते हैं और इसी रंग का जो लेज़र प्रकाश पुंज है वह हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए, हीलियम के उत्तेजित परमाणुओं के नियोन के उत्तेजित परमाणुओं में लाने में प्रायिकता बढ़ जाती है, इसीलिए समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति बनी रहती है। यह क्यों, हीलियम को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि हमने बताया कि हीलियम के जो मित स्थायी ऊर्जा स्तर है वह नियोन के मित स्थायी ऊर्जा स्तर E4 व E6 के बहुत पास में होते हैं, इसलिए नियोन के को यह E4 और E6 मित स्थायी ऊर्जा स्तर में उसके परमाणुओं को लाते रहते हैं, यानी उनकी प्रायिकता बढ़ती रहती है। और मित स्थायी स्तर में परमाणुओं की संख्या बढ़ना मीन्स समष्टि प्रतिलोमन की स्थिति का उत्पन्न होना, N2 इज ग्रेटर देन N1। तो इसलिए हीलियम नियोन लेज़र जो है इसमें हीलियम और नियोन के मिश्रण को काम में लिया जाता है। ये एक गैस लेज़र होता है, इसलिए इससे सतत रूप से हमें लेज़र प्रकाश पुंज प्राप्त होता रहता है। और प्रकाशिक कंपन यानी कि जो हमने पीछे रूबी लेज़र के लिए जो स्थिति पढ़ी कि दर्पणों के मध्य बहुपरावर्तन के कारण क्या होगा, उद्दीपित उत्सर्जन की प्रायिकता बढ़ती जाएगी और उच्च कोटि का कला संबंध प्रकाश है वह अल्प पारगमित होने वाले दर्पण M2 में से क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। तो ये हीलियम नियोन लेज़र की वर्किंग है। इसके पश्चात लेज़र जो है उसके लिए उनके उपयोग क्या क्या हैं। देखिए, सर्वप्रथम लेज़र के जो गुण हैं वहीं उसके उपयोगों को दर्शाते हैं। सबसे पहले अत्यधिक तीव्रता। अत्यधिक तीव्रता का अभिप्राय यह है कि अगर हम मान लीजिए सामान्य उत्तल लेंस से किसी आने वाले प्रकाश को फोकसित करें तो हम देखते हैं कि वह एक बिंदु में क्या हो जाता है, फोकस उस प्रकाश का हो जाता है। जैसे सामान्य जीवन में हम सूर्य से आने वाले प्रकाश को एक उत्तल लेंस से फोकसित करके हम इतना ताप उत्पन्न करते हैं कि जो कागज़ होता है वो उससे जलने लगता है। तो वो तो एक सामान्य प्रकाश है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि वहाँ पर अगर लेज़र पुंज हो तो वो लेज़र पुंज जिस बिंदु पर फोकसित होगा उस बिंदु पर जो तापमान होगा वह कितना अधिक होगा। तो कुछ लेज़र पुंजों से जो फोकसित होकर जो प्रकाश होता है वहाँ पर तापमान 10⁴ केल्विन मीन 10,000 केल्विन तापमान उत्पन्न हो जाता है। इस 10,000 केल्विन के ताप का उपयोग हम धातुओं की मोटी चद्दरों में छेद करने में भी कर सकते हैं।
या फिर इससे कम ताप का उपयोग हम किसी शल्य क्रिया में किसी हानिकारक ऊतक को नष्ट करने में भी कर सकते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय रिएक्टर्स में भी इनका उपयोग किया जाता है लेज़र प्रकाश पुंज का। ठीक है, तो देखिए लेज़र की इतनी ज़्यादा इनकी कला संबद्धता के कारण इतनी उच्च कोटि का प्रकाश और इतना उच्च ताप फोकसित करके इनको प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, लेज़र प्रकाश पुंज की उच्च कोटि की दिशात्मकता। इसका मीन ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं तो वह प्रकाश क्या होता है, फैल जाता है। लेकिन लेज़र जो प्रकाश पुंज है वह उच्च कोटि का कला संबंध होता है और वह एक ही दिशा में उच्च दिशात्मकता उसकी होती है। उसका अपने पथ से जो विचलन है वो बहुत ही कम होता है। और यह प्रयोगों से देखा गया कि अगर पृथ्वी से कोई संकेत चंद्रमा पर भेजा जाए तो उस लेज़र पुंज का केवल 3 किलोमीटर व्यास में ही वह फैलता है। यानी पृथ्वी से हमने अगर एक यहाँ से लेज़र पुंज भेजी तो चंद्रमा पर वह जितना फैलती है उसका व्यास मात्र कितना है, 3 ही किलोमीटर है। तो इस उच्च दिशात्मकता के कारण लेज़र प्रकाश का उपयोग संकेतों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना क्षीणन यानी बिना अटेन्यूट हुए, बिना लॉस हुए किया जा सकता है। इसीलिए वाहक तरंगों के रूप में हजारों तरंगों का एक साथ संचरण लेज़र के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, इसके पश्चात अगला उपयोग है उच्च कला संबंध। क्योंकि लेज़र प्रकाश उच्च कला संबंध होता है और इस उच्च कला संबंधता का जो उपयोग है वह है 3D फोटोग्राफी, जिसे हम होलोग्राफी कहते हैं, होलोग्राफी में किया जाता है। होलोग्राम जो होते हैं वह एक 3D डायग्राम होते हैं किसी भी वस्तु के, तो जो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो लेज़र का कारण ही होलोग्राफी का आविष्कार हो पाया। तो लेज़र के जो सामान्य और विशेष जो गुण हैं वह अनुसंधान कार्यों, आयुधों और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में इसके महत्वपूर्ण उपयोग होते हैं।